कुछ नफरती चिंटू फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके सोशल मीडिया पर ज्ञान पेल रहे हैं। नफरत की राजनीति बनाम राष्ट्रहित क्या शोर में डूब गया सच। जश्न मनाने वालों से सवाल है, क्या विदेश नीति ट्रोल से चलेगी? तालियां किस बात की? इतिहास गवाह है, रिश्ते ट्वीट से नहीं टूटते। चीखते ट्रेंड बनाम कूटनीति का क्या गणित है, इसको समझने की जरूरत है। जो मौत पर मुस्कुरा रहे हैं, क्या उन्होंने इतिहास पढ़ा है? नफरत के शोर में दबा राष्ट्रहित, जवाब देना जरूरी है। जश्न मनाने वालों से एक सवाल है, क्या विदेश नीति नफरत से चलती है? तालियां बजाने से पहले इतिहास पढ़ लीजिए, जिनके दिमाग में जहर भरा है। ईरान और भारत की असली कहानी क्या है? चीखों से सच नहीं बदलता। भारत ईरान रिश्तों का पूरा हिसाब समझने की जरूरत है। जो जश्न में डूबे हैं, उनसे पूछिए, क्या उन्हें चाबहार याद है? पहली बार सुना होगा। नफरत के शोर में दबा सच, ईरान, भारत और हमारी याददाश्त। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, जो इजराइल के साथ नहीं वो देशद्रोही, जो ईरान की कूटनीति की बात करे वो कट्टरपंथी। लेकिन सवाल है, आज का सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, आज का सवाल सिर्फ किसी एक नेता का नहीं। आज का सवाल है कि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं या सिर्फ उसे सोशल मीडिया के शोर में जीते हैं। ईरान नाम लेते ही बहस शुरू हो जाती है। फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले कमेंट पे ले जाते हैं। कोई उसे खतरा कहता है, कोई प्रतिरोध की ताकत। लेकिन भारत के लिए ईरान क्या रहा है? दुश्मन या रणनीतिक समझ, साझेदारी या प्रतिबंध लगे? जब प्रतिबंध लगे, जब डॉलर का रास्ता बंद हुआ, जब वैश्विक ताकतों ने दीवार खड़ी की, तब भारत और ईरान ने मिलकर रास्ता निकाला। 2010 से 2012 के बीच जब दुनिया दबाव बना रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। एक रणनीति बनी, यूसीओ बैंक को ईरान के भुगतान का माध्यम बनाया गया। रुपए में लेन देन, डॉलर से दूरी, प्रतिबंधों के बीच भी व्यापार। यह भावनात्मक दोस्ती नहीं थी, यह आर्थिक समझदारी थी। और उसी दौर में चाबहार पोर्ट की कहानी भी आगे बढ़ी। जब पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच, तो सवाल है, क्या हम इस पूरे इतिहास को एक हैशटैग में समेट देंगे? जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर किया, तो असर सिर्फ तेहरान पर नहीं पड़ा, असर नई दिल्ली पर भी पड़ा। जब इजराइल अपनी सुरक्षा नीति के नाम पर कार्रवाई करता है, तो वैश्विक मंच पर उसे समर्थन मिलता है। लेकिन अगर ईरान क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाए, तो उसे खतरा कहा जाता है। दोहरे मानदंड, यही असली बहस है। और आज जब ईरान की राजनीति को लेकर दुनिया में शोर है, तो भारत को शोर से नहीं, रणनीति से सोचना होगा। यह आर्टिकल न अंध समर्थन है, न अंध विरोध। यह सिर्फ एक सवाल है, भारत का हित कहाँ है? आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, जो इजराइल के साथ नहीं वो देशद्रोही, जो ईरान की कूटनीति की बात करे वो कट्टरपंथी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या विदेश नीति ट्विटर ट्रेंड से तय होती है या राष्ट्रहित से? भारत और ईरान के रिश्ते को समझने की जरूरत है। भूगोल और रणनीति पर बने चाबहार, भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया का दरवाजा। जब पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान तक जमीनी रास्ता देने से मना किया, सुन लो, तब एक देश ने दरवाजा खोला, उस देश का नाम है ईरान। चाबहार पोर्ट यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीतिक साज से इतिहास समझने की जरूरत है। भारत ने यहाँ निवेश किया ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिल सके, बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए। क्या यह छोटा योगदान है? ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती और भरोसेमंद आपूर्ति। भारत की तेल जरूरतों में ईरान लंबे समय तक एक अहम सप्लायर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने भारत को रियायती शर्तों पर तेल दिया। लंबी क्रेडिट अवधि, कम ट्रांसपोर्ट लागत, यह सब भारत के लिए फायदेमंद था। विदेश नीति में दोस्ती का मतलब आई लव यू नहीं होता है, मतलब होता है मेरे देश को क्या फायदा है। कूटनीति संतुलन, भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, भारत ने कभी खुद को किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं झोंका, चाहे वो इजराइल हो या ईरान। भारत दोनों से रिश्ते रखता है, इजराइल से रक्षा तकनीकी, ईरान से ऊर्जा और रणनीतिक पहुंच। दोस्तों, यह संतुलन भारत की ताकत है। इतिहास गवाह है, 2015 में जब परमाणु समझौता हुआ तो हसन रूहानी के दौर में भारत ने संतुलित रुख अपनाया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला, तब भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करना पड़ा। यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में फैसले कैसे असर डालते हैं। तो सवाल यह है, जो लोग कहते हैं कि ईरान भारत का दुश्मन है, क्या उन्होंने कभी नक्शा देखा है? क्या उन्होंने भारत की ऊर्जा जरूरतें समझी है? क्या उन्हें पता है कि चाबहार के बिना भारत की मध्य एशिया रणनीति अधूरी है? विदेश नीति टीवी डिबेट नहीं है दोस्तों, यह राष्ट्रहित का गणित है। भारत इजराइल के साथ खड़ा हो सकता है और ईरान से भी रिश्ते रख सकता है। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। दुनिया काले सफेद में नहीं बटी। भारत का हित यह नहीं कि वो किसी के स्थायी दुश्मनी मोल ले। भारत का हित है ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक पहुंच। जो भी भारत की विदेश नीति को एक धर्म या एक विचारधारा के चश्मे से देखता है, वो भारत की जटिलता को समझ ही नहीं रहा। मजबूत राष्ट्र नफरत से नहीं, संतुलन से चलते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर जब हम किसी एक शख्स की बात करते हैं तो दरअसल हम एक दौर की बात कर रहे होते हैं। आज बात उस शख्स की जिसने 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान की सियासत, उसकी नीतियों और उसकी वैचारिक दिशा को तय किया। अयातुल्लाह अली खामनेई। ईरान की सत्ता संरचना को समझना आसान नहीं है दोस्तों। वह राष्ट्रपति होता है, संसद होती है, चुनाव भी होते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक पद है जिसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है। और 1989 से इस पद पर बैठे थे अली खामनेई। उनका राजनीतिक सफर ईरान की इस्लामिक क्रांति से शुरू होता है। 1979 में जब रूहुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में शाह की सत्ता खत्म हुई तो एक नए इस्लामी गणतंत्र की नींव रखी। उसी क्रांति के दौर में एक युवा मौलाना जो जेल भी गया, जिसने निर्वासन भी झेला, आगे चलकर ईरान का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना। 1990 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने अली खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना। यही से शुरू हुआ एक लंबा दौर, सख्त विदेश नीति, अमेरिका के साथ तनाव, इजराइल के खिलाफ तीखे बयान और परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक दबाव। दोस्तों, ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों तक दुनिया की राजनीति का केंद्र बना रहा है। 2015 में जब हसन रूहानी की सरकार के दौरान परमाणु समझौता हुआ तो उम्मीद जगी कि शायद तनाव कम होगा, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर कर लिया और एक बार फिर ईरान और पश्चिम के रिश्ते ठंडे पड़ गए। खामनेई के दौर में ईरान ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में प्रभाव बढ़ाया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसे IRGC कहा जाता है, सैन्य ताकत से बढ़कर राजनीति और आर्थिक शक्ति भी बन गई। लेकिन हर कहानी एक दूसरा पक्ष भी होता है दोस्तों। देश के भीतर आर्थिक प्रतिबंधों का असर आम जनता पर पड़ा। मुद्रास्फीति बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। 2022 में हिजाब कानून को लेकर हुए प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ईरान के युवाओं ने खुलकर सवाल उठाए, आजादी, अधिकार और बदलाव की मांग की। तो सवाल यह है, अगर यह एक युग का अंत है तो अगला अध्याय कैसा होगा? ईरान की सत्ता संरचना इतनी सरल नहीं कि एक व्यक्ति के जाने से सब कुछ बदल जाए। वह धार्मिक परिषद है, सुरक्षा ढांचा है, विचारधारा है जो दशकों में गढ़ी गई।
लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई लंबा शासन खत्म होता है तो बदलाव की आहट जरूर सुनाई देती है। क्या ईरान अपनी नीतियों में नरमी लाएगा? क्या पश्चिम के साथ रिश्ते सुधरेंगे, या फिर वही शक्ति वही टकराव जारी रहेगा? दोस्तों, दुनिया की निगाहें तेहरान पर है। मध्य पूर्व की राजनीति का संतुलन, तेल बाजार की दिशा और क्षेत्रीय संघर्ष सब कुछ इससे जुड़ा है। और आखिर में एक सवाल जो हर एंकर को पूछना चाहिए, क्या एक व्यक्ति की विरासत उसके फैसलों से तय होती है या उसके दौर के परिणामों से? अली खामनेई का नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने अपने देश को पश्चिमी दबाव के सामने झुकने नहीं दिया, और एक ऐसे शासक के रूप में भी जिनके शासन में असहमति की आवाजों को सख्ती से नियंत्रण किया गया। ईरान अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। यह मोड़ इतिहास लिखेगा या इतिहास बदलेगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।